गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। जो तवक्को थी वजारत दाखिला की परफॉर्मेंस उससे कहीं ज्यादा जानदार थी। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 80% हिस्सा एक जमात की दुर्गत बनाने और बाकी का नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमत की कारकर्दगी दिखाने पर मुख्तस था। फिर जवाब में दूसरी बैठक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने लगाई। इसका एजेंडा भी जमात का दिफा, अपने दौर की जुडिशल कमीशन की फहरिस्त और आस्तीनों में छुपे सांपों की वजाहत था। गुस्ताखी माफ, ये वो जीरक सियासतदान हैं कि जिनका मुल्क हालत जंग में है, और जंग भी वो कि जो पहाड़ों से निकलकर शहर में दाखिल हो चुकी है। शूमाई किस्मत के सियासतदान तो आज भी जाती मुफाद से निकलकर एक कदम आगे नहीं बढ़ा। पीपल्स पार्टी को तब खुदा याद आया जब सादा लिबास फरिश्तों ने उनके घर का रास्ता देख लिया। तसव्वुर कीजिए कि तारीख का वो पहला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कि जो पिछले 2.5 साल से हुकूमत का दिफा कर रहा हो, एक ही पल में सीख पा हो और पोरस के हाथी भी दिखने लगे, आस्तीन के सांप भी। फिर गुमान तो गुजरेगा कि मामला जात का है। आप जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ में इतनी दूर निकल गए कि हुकूमत वक्त की मुआशी पॉलिसियों पर नजर डाली, खारजा पॉलिसी पर बात की और ना किसी बहरान को खातिर में लाए। और वजारत दाखिला की कारकर्दगी भी तब याद आई कि जब रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी ना देने पर चौधरी साहब ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत अमलन तोसी कर डाली। फिर याद आया कि अरे नेशनल एक्शन प्लान भी किसी बला का नाम है। आपको फिगर लाहक हुई तो अर्ज करते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान पर निगरान कमेटी वजीर आजम ने बनाई थी, उसकी तो बारहा एक अरसे से मीटिंग नहीं हुई। आपने बहैसियत अपोजिशन लीडर वजीर आजम को बारहा याद तो दिलाया होगा, और अगर नहीं दिलाया तो चौधरी साहब को भड़कने दीजिए। चौधरी निसार का दूसरा वार इस मुकमुका पर था कि जो पीपल्स पार्टी से नून लीग ने किया है। अब पता नहीं कि ये बात है जानी में कह गए या फिर इधर भी खुद पर पड़ी तो खुदा याद आया। कोटेक्ना रेफरेंस के डॉक्यूमेंट्स गुमशुदा, रेंटल पावर की फाइल बंद, ओगरा केस बाइज्जत बरी, स्विस केसेस खसखम जहां पार। अनायतें तो बहरहाल हैं, मगर पीपल्स पार्टी के गुनाह तो धुल गए। ये चार्जशीट तो हुकूमत के खिलाफ बनती है। मुजरिम को अदालत के कटहरे से भगाने वाला इसका साथी कहलाता है। आपको याद होगा कि हाल ही में FIA ने यूसुफ रजा गिलानी, अमीन फहीम और राजा परवेज अशरफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए तो वफाकी हुकूमत ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। साईं जी जिन 12 अफराद की फहरिस्त लेकर वजीर आजम साहब के पास गए थे, वो मंजूरी पा चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के इन बड़ों पर हाथ नहीं डाला जाएगा। अगर इब्हाम हो तो दुबई का दौरा कर लीजिए, बहुत से बड़े बड़े वहां मिलेंगे। चौधरी निसार साहब को दुनिया बला का असूल पसंद कहती है। आप ही की वजारत में गुज़िश्ता 5 सालों में जो काला धन बना है उस पर नजर फरमा लीजिए। IB के सीक्रेट फंड से 40 करोड़ निकाले गए। 2.5 साल में एक भी बार याददाश्त पे गिरा नहीं गुजरे। दूसरा स्कैंडल नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट फंड का, करोड़ों रुपए का सीक्रेट फंड। बड़े बड़े कोई वजीर थे, अपनी जात पर खर्च डाला। चलिए छोड़िए इन बातों को। फॉर्मूला अब भी तो वही पुराना है कि जो इदारे मुतहर्रिक होते हैं, आप मिलकर उन्हीं के पर काट डालते हैं। नाज़रीन, सेनेट की कायमा कमेटी में पास होने वाला नैब का तरमीमी बिल आपको हमारे मौक़िफ़ की बारहा वजाहत कर देगा। हमने 68 सालों में सीखा क्या है। सियासत में आज भी इशू ज़ेर बहस कम, मगर इशूज़ पर सियासत ज़्यादा है। सर निदामत से तब झुकता है कि जब मुल्क के मफाद में हर हद तक जाने की सदा कहीं और से आती है। जब जमहूरियत के 2 बड़े जीरक सियासतदान एक दूसरे की ज़ात पर आपे से बाहर हो रहे थे तो टेलीविजन स्क्रीन पर लाल पट्टी जनरल का पैगाम चला रही थी। आज ही की बात कर रही हूँ। हैदराबाद का दौरा करते हुए सिपाही सलार ने फरमाया, पाक फौज अवाम की हर आवाज पर लब्बैक कहेगी। जरा सोचिए, मुल्क भर में सहमे वालदैन कहीं सदा लगा ही ना दें और आप एक दूसरे की पगड़ियां उछालते रह जाएं। मैं कुछ कहूं तो जमहूरियत डीरेल करने का फतवा लगता है। आप जो कर रहे हैं ना जमहूरियत की खिदमत है ना मुल्क की। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आएगा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। 4 सद्दा हमले के बाद वजीर दाखिला की पुरस्कार खामोशी से नेशनल एक्शन प्लान पर उठते सवालात का जवाब चौधरी निसार साहब ने आज यूं दिया कि जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पढ़ा ही नहीं वो तबसरे कर रहे हैं। साहब, हम इतराफ करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर आपसे ज्यादा इदराक किसको हो सकता है कि सिविल इंटेलिजेंस इदारे आपके जेर नगी, सूबों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबरा आप, कराची से कश्मीर और कश्मीर तक दाखिली मामलात के जिम्मेदार आप। साहब, मायूसी ये नहीं होती कि सवालात क्यों उठ रहे हैं, मायूसी ये है कि वाज़े रोड मैप के बावजूद भी नेक्टा फाल नहीं।
इंतहा पसंदाना मवाद का फरोग व तशहीर मुकम्मल तौर पर बंद नहीं, दहशत गर्दों की माली मुआवनत और माली वसाइल का खात्मा नहीं, दूसरे नामों से मुतहर्रिक कलादन तंजीमों का कला कमा नहीं, मदारस की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं, पंजाब से अस्करियत पसंदी और मुल्क से फिरका वाराना तंजीमों का खात्मा मुकम्मल नहीं, अफगान मुहाजिरीन की वापसी यकीनी नहीं, फाटा रिफॉर्म्स देखने में नहीं, मजहबी इंतहा पसंदी और इस्तेसाल मजहबी इम्तियाज और इस्तेसाल का खात्मा देखने को नहीं, और इंटरनेट और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम भी कहीं नहीं, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तश्कील नौ कहीं नजर नहीं आ रही। ये सब प्रॉमिसेस, इनके अहद अभी ईफा नहीं हुए। तो फिर जनाबे वाला बंदूक की जंग जीती हुई भी वाकई नफ्सियाती जंग की हार में बदल जाए देखते देखते देर नहीं लगती। चौधरी साहब, क्या कौम 70,000 लाशें उठाकर भी चंद सवालों का हक नहीं रखती? ये सवाल आज मीडिया की जानिब से भी। बहरहाल हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाए वजीर मुमलिकत बराए कैड हैं। हमारे साथ मियां महमूद रशीद साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली के। शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। महमूद रशीद साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, आज एक टाइमिंग बड़ी सिम्बॉलिक थी। एन उस वक्त गो के चलो पूरा दिन ही पगड़ियां उछाली जा रही थी, सियासी एतबार से बहुत ही दिलचस्प दिन रहा, सैड टू बी ऑनेस्ट सर, मगर एन उस वक्त के जब ये इसके ऊपर डिस्कशन एनालिसिस ये इन फाइटिंग अरूज पे थी, सर आपके हैदराबाद गैरिजन का दौरा करते हुए चीफ अवामी स्टाफ ने फरमाया पाक फौज अवाम की हर आवाज पे लब्बैक कहेगी। सर, एक तरफ आप देख रहे हैं कि सिंध के अंदर 5-5 घंटे की लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हेड करते हैं चीफ सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, दूसरी तरफ सिंध असेंबली में बोरियां गिनी जा रही होती हैं। फिर आप देखते हैं कि दो बड़े जीरक सियासतदान एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे होते हैं और दूसरी तरफ से पैगाम आ रहा होता है अवाम की हर आवाज पे लब्बैक कहा जाएगा। सर, क्या पैगाम? इसमें पैगाम तो बड़ा वाज़ेह है, कोई ढका छुपा नहीं है कि अगर इन लोगों ने होश के नाखून न लिए और एन इस मौके पे जबकि नेशनल एक्शन प्लान एक इंतहाई नाजुक मोड़ पे हम खड़े हैं, उसके ऊपर अमल दरामद के मामले में लोगों के अंदर ये है कि ये संजीदगी नहीं दिखा रही। जिस संजीदगी के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ इस पर अमल दरामद होना चाहिए था, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा चोई निसार साहब ने ये कह दिया कि नफ्सियाती जंग हम हार रहे हैं, तो भाई उसका जिम्मेदार कौन है? स्टीयरिंग सीट पे तो आप बैठे हुए हैं। मीला जी, कुछ अरसा पहले नेशनल एक्शन प्लान पे चौधरी निसार साहब ने सेनेट में ब्रीफिंग दी है, वजाहत की है इस हवाले से। हम ये समझने से कासिर है, मैंने इब्तदाइये में भी कहा कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आपकी जमात खामोश थी, एवरीथिंग वाज ग्रेट, 9-0 पे छापे पड़ रहे थे, कराची ऑपरेशन को लब्बैक कहा जा रहा था, फुल सपोर्ट थी, सादा लिबास फरिश्ते आपके घर क्या पहुंचे कि एकदम नेशनल एक्शन प्लान याद आ गया, कोताहियां याद आ गई, हर इदारे से देखिए सोने पे सुहागा। सेनेट की कायमा कमेटी ने अब नैब के इख्तियारात सूबों के हवाले से मजीद कम करने के ऊपर, इख्तियारात कम करने के हवाले से भी बिल पास कर दिया। देखिए महर, हम कभी भी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर खामोश नहीं थे। हम बारहा ये कह रहे थे कि नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर फुकदान है। आपने अपने इंट्रो में सारी बातें कह दी कि जनाब जो फाटा के डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स है वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहे, हेट स्पीच की कर्बिंग हमें कहीं नजर नहीं आ रही, यहाँ तक कि मैं टाइमिंग की बात कर रही हूं ना शर्मिला, मैं टाइमिंग की बात कर रही हूं, जिस तरह मैंने आज का टाइमिंग सिंबॉलिक है कि सियासतदान पगड़ियां उछाल रहे हैं और उधर से पहले दिन से आपकी पाक फौज कह रही है कि हम लब्बैक कहेंगे, अवाम आवाज दे दो। टाइमिंग इज एवरीथिंग ना। आपने भी तब ये इशू उठाया है जब देखिए मैं इसका जवाब दूं, हम पहले दिन से नैब की इम्प्लीमेंटेशन में सेनेट में, नेशनल असेंबली में, सिंध असेंबली में जो एक फोरम है वहां पर हम बात कर रहे थे। हाँ, जहाँ तक नैब और रेंजर्स की कुछ कार्रवाइयों का आपने बात की, उस पर डेफिनेटली सिंध हुकूमत को रिजर्वेशन है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये इन राइटिंग में वजीर आजम को और दीगर इदारों को जा चुके हैं। हम इसमें कोई दोबारा कहने में मुझे कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन मुझे अब एक बात बताइए कि मेहर बीबी के अगर हमें कोई रिजर्वेशंस हैं वफाक के किसी इदारे के हवाले से, तो क्या ये हमारा हक नहीं है कि हम उसकी शिकायत करें प्राइम मिनिस्टर से जो वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं? घर में अगर दो लोगों के इख्तलाफ होते हैं किसी बात पे, तो क्या आपस में बैठ के आप डिस्कस नहीं करते? क्या ये बहुत बुरी बात है? इसका मतलब ये है कि बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को डरा धमका दे और धमकियां दे और ऐसा लबो लहजा इस्तेमाल करे जिससे उसकी तज़हीक हो। देखिए, अगर सिंध के लोगों की और हमारी तज़हीक की जाएगी तो हम ये इख्तियार रखते हैं कि हम उसका
کا جواب دیں گے، اور ہم جواب ہم نے دیا ہے. ہم نے یہ وار آف ورڈ شروع نہیں کری ہے. آج وزیر داخلہ کو آ کے قوم کو چارسادہ سانے کے بارے میں مگر شرمیلا جی، اس سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب پہ جاؤں، میرے ہی انٹرویو کے اندر قائد حزب اختلاف نے چودھری نثار کو تماشا بھی کہا، ان کو ذہنی مریض بھی کہا. انفارچونیٹلی ذہنی مریض کا تماشا ان کے لب و لہجے سے، ان کی حرکتوں سے، اور جس طریقے سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، جن کی طرح پھر حاضر ہو جاتے ہیں. جب بھی اس ملک میں کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے دہشت گردی کا، وہ غائب ہو جاتے ہیں. نہیں سمجھ آتی شرمیلا جی، آپ لوگ غائب ہونے کا دکھڑا کس طرح بول سکتے ہیں سر؟ آپ کی لیڈرشپ پوری دبئی میں ہماری لیڈرشپ، ایک سیکنڈ، لیٹ می کریکٹ دا ریکارڈ. ہمارے چیئرمین پارٹی کے کراچی کے اندر موجود ہیں، ہمارے سارے رہنما کراچی، ہمارے کو چیئرمین کہاں ہیں جی؟ بھائی مجھے آپ یہ بتائیے پرائم منسٹر کہاں ہیں؟ صدر آصف زرداری، سابق صدر، نہیں سابق، میری بات سنیں، سابق صدر حکومت نہیں چلا رہے، سابق صدر اس ملک کے صدر اب نہیں ہے. اس ملک کا صدر اب کوئی اور ہے، اس ملک کا وزیر اعظم اب کوئی اور ہے، اور اس ملک کا وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان ہے. یہ ذمہ داری ان کی ہے. سابق صدر نے پاکستان آ کے نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرانی ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. میری بات سن لیجئے، مجھے آپ یہ بات بتائیے، اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی کراچی کی یونیورسٹی کے اندر یہ سانحہ ہوتا تو آج ساری میڈیا اور یہ وفاق اور سارے پنجاب والے، کے پی کے والے کہہ رہے ہوتے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ ریزائن کر دیں، پیپلز پارٹی کو جیل پہنچا دو، پھانسی لٹکا دو. مجھے آپ بتائیے آج کون مطالبہ کر رہا ہے پرائم منسٹر کے ریزگنیشن کا؟ کیوں نہیں آئے پرائم منسٹر صاحب؟ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی پرسوں، انہوں نے اپنا ایکسٹینڈ کر دیا لنڈن کا دورہ. ہی شوڈ ہیو بین بیک. ان کو اپنا دورہ ملتوی کر کے پاکستان نیشنل مارننگ میں چلا گیا. جی نہیں شرمیلا جی، وہ تو جب پورا ملک سیلاب میں بہہ گیا تھا لنڈن میں، تو وہ بھی واپس نہیں آئے. تو آپ نے تنقید کی، سب نے تنقید کی، اور آپ نے کہا کہ جی وہ ریزائن کر دیں. آج کون ریزگنیشن مانگ رہا ہے؟ آج کون ریزگنیشن مانگ رہا ہے پرائم منسٹر کا؟ آج کون ریزگنیشن مانگ رہا ہے چودھری نثار کا؟ کوئی نہیں مانگ رہا. چودھری نثار خان صاحب غائب ہو گئے، لیکن کسی نے ان کو پوچھا تک نہیں. ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر ان کے کولیگ جو ہیں، وزراء جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، فلاں ہے. اسمبلیوں میں ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں ہم کروا رہے ہیں کہ اس ملک کا وزیر داخلہ آ جائے، اس ملک کا وزیر دفاع آ جائے، اس ملک کا وزیر اعظم آ جائے. سمجھ نہیں آتی. معذرت شرمیلا جی، معذرت کے ساتھ میرا سوال سن لیجئے سر. آپ کو ادھر اتنا مسئلہ پڑ رہا ہے ان کی بیماری سے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جبکہ آصف علی زرداری صاحب 259 ٹائمز میڈیکل گراؤنڈز پہ عدالتوں سے ایڈجرنمنٹ لے چکے ہیں، جبکہ وہ اس ملک میں موجود نہیں ہیں. پچھلے صدر زرداری کی موجودگی سے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کا کیا تعلق ہے؟ نہ وہ اس ملک کے صدر ہیں اب، نہ وہ وزیر اعظم ہے، نہ وہ ملک چلاتے ہیں. کیبنٹ کی ساری سندھ میں کراتے ہیں، کس کے خرچ پہ کراتے ہیں؟ ٹیکس پیئرز کے خرچ پہ کراتے ہیں نا. Why does the cabinet go over there? ریکارڈ کوئی کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں ہوئی ہے. جتنی کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں وہ کراچی کے اندر ہوئی ہیں. ہاں اگر میری پیاری بہن میں بتاتی ہوں، اگر کوئی ان سے ملنے کے لیے دبئی یا امریکہ یا برطانیہ جانا چاہتا ہے وہ اپنے خرچے پہ جاتا ہے. میں اگر ان سے ملنے جاؤں گی میں اپنے خرچے پہ جاؤں گی. میں حکومت سے وہ میں ایک وقفے سے پہلے اجازت دیجیے گا ذرا، اگر دیجیے بریگیڈیئر صاحب میں نے وقفہ لینا ہے، مگر پہلے میں آپ سے ذرا انپٹ لینا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ رویوں میں مماثلت بہت ہے دونوں جانب سے، پھر آج تو مکمکا کا اعتراف بھی ہو گیا ہائیسٹ لیول کے اوپر. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے شاید یہ بہترین ڈائیورژن ٹیکٹک تھا. کل کی شہ سرخیاں ان دو بڑوں کے اختلافات اور پگڑیاں اچھالنے کے اوپر ہوگی، نہ کہ کون کون سے نکات پہ ابھی سست روی ہے، کہاں کہاں بہتری لانی ہے. ڈو یو تھنک اٹ واز جسٹ اے بریلینٹ ڈسٹریکشن ٹیکٹک؟ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ ایشو سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آپ نے سب ایشوز کریٹ کر دیے جاتے ہیں. اور اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتی ہیں تو بہت ساری چیزیں تو نیشنل ایکشن پلان کی آپ نے خود گران دی. میں صرف اگر کوئی سیریسنس ہو اور کوئی لیڈرشپ کی سیریسنس ہو، لیڈرشپ میں فیڈرل بھی شامل ہے اور پروونسز بھی شامل ہیں، اگر ان کی کوئی سیریسنس ہو تو میں آپ کے سامنے 3 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. ان لائنوں کو چارسدہ انسیڈنٹ سے ریلیٹ کر لیجیے گا. اور لائنیں یہ کہتی ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان آتھرائزز فارن فائنانس and other ministerial departments to reach out to the friendly countries to clamp down on financier and sectarian and terrorist operation against Pakistan. ابھی آپ دیکھیے جو کچھ چارسدہ میں ہوا اس میں 30 لاکھ کی پیمنٹ کہاں سے ہوئی اور کہاں پر ہوئی اور کس کو ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا بنیادی جو زمرہ تھا
जिसमें आपने रीच आउट करना था लोगों के कि फाइनेंसिस टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है उसको रोके। उसके ऊपर क्या इकदाम हुआ? इकदाम ये हुआ कि वो फाइनेंसिंग वो पेमेंट होके, चाहे वो रॉ ने की या किसी और ने की, आपके चारसद्दा में एक इंसिडेंट हो जाता है। बजाय कि आप इस इशू पे बहस करें कि चारसद्दा का इंसिडेंट जो है उसके रीजंस कहाँ तक जा रहे हैं, और उसके आने वाले दिनों में अभी भी एक मीटिंग हुई है कोई 20 टेररिस्ट की अफगानिस्तान के अंदर, फिर दोबारा कुछ 20 लाख के करीब पैसा जो है वो पे हुआ है, और उसके अंदर पेशावर, लाहौर, कराची की मेन जो यूनिवर्सिटीज़ और बाकी चीज़ें हैं उनको जो है वो टारगेट करने का टास्क दिया गया है। अब बात यह है कि बजाय इसके कि सर मैं ये जो 20 करोड़ की अदायगी की आप खबर दे रहे हैं अफगानिस्तान पे, मैं इस पे बात करना चाहूँगी एक वक्त, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने भारत आज याद दिलाया कि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई इशू है और स्कूल्स बंद नहीं होने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब कल कह चुके कि बहुत संगीन इंटेलिजेंस है कि ख़तरा लाहक है। सो यानी कि अब ये वफाक में और पंजाब में भी कोऑर्डिनेशन का फुकदान नज़र आ रहा है। ग्रेव इशू। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। तारिक फजल चौधरी साहब, मैं चाहूँगी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अभी हाल ही में इंटरव्यू देते हुए किस गिले का जिक्र किया था आपकी हुकूमत के हवाले से, वज़ीर आज़म के हवाले से, चौधरी निसार के अज़ाइम के हवाले से जो इंकशाफ किए थे, एकदम हम मुलाहिज़ा फरमाइए। चौधरी निसार एक सूबे को थ्रेट कर रहे हैं कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं होता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से पूछूंगा कि उनकी इजाज़त से हो रहा है या आस्तीन के सांप जो हैं फेडरेशन से खेल खेल रहे हैं। पूछा आपने पीएम से? अब वो आपको पता है कि कोई जवाब देते हैं, कोई जवाब उसने नहीं दिया उसका। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है अभी तक? उनकी नॉलेज से हो रहा है या ये? मैं समझता हूँ कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, मगर हमारे लिए तो जिम्मेदारी नवाज शरीफ की है ना। अब भी ये जो वफाक और सूबों में जो इख्तलाफात नजर आते हैं मुझे, ये इसके जिम्मेदार भी कौन है? तो इनके जिम्मेदार वही हैं जो धरने के पीछे थे। वही है। वो चाहते नहीं कि ये सिस्टम चले। उनको कोई और इशारा है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट बन जाएगी, नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी, प्राइम मिनिस्टर के लिए वो उम्मीदवार बने बैठे हैं। मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बने बैठे हैं। सारी दुनिया को पता है कि उसकी सोच क्या है, वो चाहता क्या है। मियां नवाज शरीफ को क्या मजबूरी है? वो यही है ना कि इसको चलाऊं जितना चला सकता हूँ, खामखा का एक इशू बनवा देगा। वज़ीर आज़म की मजबूरी है कि चलाऊं जिस तरह चला सकता हूं। चौधरी निसार वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बने बैठे हैं, इशारा उन्हें नेशनल गवर्नमेंट का था। मुझे तारिक फजल चौधरी साहब ये बताइए कि जवाब क्यों नहीं देते वज़ीर आज़म? ये पिछले 6 माह से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कोई और पार्लियामेंटेरियन नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इन रवैयों के ऊपर वज़ीर आज़म से वजाहत चाह रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे वज़ीर आज़म वजाहत? बेबस हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात आपने जो ये कहा कि वज़ीर आज़म जवाब क्यों नहीं देते या वजाहत क्यों नहीं देते, मेरा नहीं ख्याल कि अब वजाहत देने के लिए पार्लियामेंट का फ्लोर ही एक ऐसा फ्लोर है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर से वजाहत ली जा सकती है। ये मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती या पार्लियामेंट की अहमियत के हवाले से बात नहीं कर रहा, उसमें मैं बात करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि फोरम इतने मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर किसी इकोनॉमिक फोरम के ऊपर होते हैं, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से कोई इजलास कर रहे होते हैं, वहाँ पूरा मीडिया उनसे इस तरह के सवाल जवाब कर लेता है। वो किसी पावर प्लांट का इफ्तिताह कर क्या कहना चाह रहे हैं वहाँ पे आप लोग सब उनसे पूछ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे सवालात का सामना उनको हर जगह करना पड़ता है, और जो भी वजाहत होती है, जो भी वजाहत तलब उमूर होते हैं, उनके ऊपर वो खुल के बात करते हैं। बाकी जहाँ तक पार्लियामेंट के हवाले से वज़ीर आज़म साहब की ज़ात के ऊपर बातें की जाती हैं, मैं ये समझता हूँ कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट की अहमियत अपनी जगह पे है, उसकी बालादस्ती अपनी जगह पे है। वज़ीर आज़म साहब की हाजिरी के हवाले से भी मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हैविंग सेड दैट, साथ में ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की हाजिरी पार्लियामेंट के अंदर ये कतई तौर पर इस बात की प्रोपोर्शनेट नहीं होती उसकी कारकर्दगी से, उसकी परफॉर्मेंस से। सर कौन बात कर रहा है वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट में? अब आप ना डिस्ट्रैक्ट करें जिस तरह चौधरी निसार साहब ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया पूरे इशू से। सर देखिए ना, अहम सवाल जोड़ते हैं सर, अब अहम सवाल जोड़ते हैं सर। ये इस मंतक क्या थी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? समझने से हम कासिर हैं, हम भी समझने से कासिर हैं सर। ऐसा क्या हो रहा था? अगर आपने, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाया, अगर आपने आना ही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही थी, तो उन नुकात पे गौर और फिक्र क्यों नहीं किया जो नैब के नुकात हैं, जिन पे अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा या सुस्त रवि का शिकार है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने अभी शर्मिला साहिबा की सारी गुफ्तगू भी सुनी। मैं थोड़ा सा उस ज़मन में भी बात को आगे बढ़ाते हुए और आपके सवाल को भी इकट्ठा करते हुए ये गुजारिश करूंगा कि जो इस वक्त
जो अहम इश्यूज थे और अहम कौमी इश्यूज थे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, उसमें यकीनन बात हुई है। लेकिन वो बातें जो मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल्स पे इस वक्त मौजूद गुफ्तगू बनी हुई हैं, सबसे पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा अहमियत के मौजू ऐसे हैं जो बहस तलब है, जिन पे बात हो सकती है। चले मैं आपसे ज्यादा अहमियत के हामिल सवाल पूछती हूँ, वेस्ट ना कीजिए टाइम। चौधरी साहब, मैं ये कहूंगा कि देखें चौधरी साहब, आज चौधरी निसार साहब ने कहा कि अगर इस तरह के कमेंट्स पास करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये रवैयों में बेहतरी लाने की बजाय और वो मामला जो शायद कल तय हो सके उन्हें मजीद बिगाड़ने का सबब देखिए ना, तो अगर आप इजाजत दें चौधरी साहब, क्योंकि वक्त की किल्लत होती है ना, मेन इश्यूज पे आते हैं, टू द पॉइंट बात कीजिए सर। पहला इशू सर, मुझे ये बता दीजिए कि बहुत बड़ा इशू आज चौधरी निसार साहब ने कहा लॉ एंड ऑर्डर सूबाई इशू है, बेहतरीन फरमाया, सही फरमाया। फिर कहा कि स्कूल्स को बंद होना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। सर कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस है कि खतरा बहुत संगीन है। क्या अब आपकी वफाक और पंजाब की इंटीरियर मिनिस्ट्रीज कह लीजिए, वफाकी सूबाई सतह पे, फेडरल एंड पंजाब के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नहीं है सर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है? देखिए गुजारिश है जी कि राना सनाउल्लाह साहब जो उन्होंने पंजाब के स्कूलों की बात की है, यकीनन वो पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं और पंजाब में जिस वजह से स्कूल बंद किए गए वो राना सनाउल्लाह साहब को बेहतर पता है। लेकिन जहाँ तक इस्लामाबाद के स्कूलों का ताल्लुक है तो आई एम द रेलेवेंट पर्सन। ये वजारत कैट के मातहत इस्लामाबाद के 422 तालीमी इदारे आते हैं जी। और जब पंजाब के स्कूल बंद हुए तो उस वक्त मैंने ये फैसला करना था कि हमने ये स्कूल बंद करने हैं इस्लामाबाद के, ये नहीं। और मैंने दो सूरत हाल मेरे सामने थी कि क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से स्कूल बंद है या मौसम की खराबी की वजह से। मौसम की शिद्दत तो इतनी नहीं थी और यकीनन आगे बच्चों के इम्तहानात भी सर पे थे, इसलिए मैंने फौरन वज़ीर दाखिला साहब से रब्ता किया और पूछा कि क्या इस्लामाबाद में कोई नई ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी वजह से हमें जरूरत है कि हम स्कूलों को बंद करें। उसमें वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऐसी कोई नई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। ही वाज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन। उनके तो सर अगर मैं आपसे उन हजारों लाखों वालिदैन की वजाहत के लिए आपसे, बिकॉज आप रेलेवेंट अथॉरिटी हैं सर, खबरें ये भी हैं कि 6 से 9 के करीब जो हैं वो सुसाइड बॉम्बर्स कैपिटल के अंदर एंटर हो गए हैं या पंजाब के अंदर, ये खबर गलत है? देखिए गुजारिश है जी कि मुल्क में इस वक्त मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो पूरी कौम के सामने है। इस तरह की बातें छपती भी रहती हैं, मैसेजेस भी चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की कोई खबर या अफवाह अगर इस तरह की हो तो क्या उसकी बुनियाद के ऊपर सारे लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं? स्कूल बंद हो जाए फिर क्या तुक बनती है कि मार्केटें खुली रहें? सर मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, बिकॉज वक्फे पे जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया अफगानिस्तान में फिर 20 करोड़ दिए गए हैं दहशतगर्दों को कि इन्फिल्ट्रेट करें और शहरों के अंदर जाके पनाह ढूंढें और फिर अटैक करें। सर अब ये बातें नेशनल टेलीविजन के ऊपर, एंड यू आर द रेलेवेंट अथॉरिटी सर। इस्लामाबाद पिंडी में स्कूल्स बंद हैं, लाहौर में बंद हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कोई आप तस्दीक करते हैं कि मसला है सिक्योरिटी की गलत, आई मीन हाई अलर्ट इंटेलिजेंस आ रही है इस हवाले से या नहीं? देखिए मैं बहुत इसको स्पेसिफिक आपको जवाब देता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे लिए जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट शख्सियत थी वो वज़ीर दाखिला थे, वफाकी वज़ीर दाखिला। जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा कि कोई ऐसी नई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मजमूई तौर पर मुल्क में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो सबके सामने है कि जो वाक़या बादशाह खान यूनिवर्सिटी में हुआ उसके बाद यकीनन हाई सिक्योरिटी अलर्ट मौजूद है। और तीसरी बात ये है महर कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमें इस तरह की जो अफवाहें हैं जो अवाम में सनसनी फैलाती हैं, अफवाह में खौफ और हरास की कैफियत फैलाती हैं, मैं समझता हूँ कि चैनल्स को भी अवॉइड करना चाहिए। एब्सोल्युटली, बल्कि मैं तो अपने चैनल से भी गुजारिश करूंगी कि जरा उठ जाइए। ये कैट के मिनिस्टर की तरफ से बहुत बड़ी खबर है, नीचे पट्टी चला दीजिए उन हजारों माँ बाप के लिए कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। ये इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं या आपके तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में कोई एंटर नहीं किया, इस्लामाबाद रावलपिंडी में कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है। ये प्लीज खबर चलाइए उन सब वालिदैन के लिए। अब अगर आप मुझे इजाजत दीजिए एक सेकंड, मैं महमूद रशीद साहब आपकी जानिब आऊंगी। सर अब ये मुकमुका का इशू, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये आधा सच कब तक बोला जाएगा? सर एतजाज एहसन चौधरी निसार के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, वो उनको कहते हैं पता नहीं कितने कोटे लिए, कितने अरबों खाए हैं। ये सिलसिला चलता है हफ्तों तक और उसके बाद मुकमुका हो जाता है, एक दूसरे को थपकी दी जाती है, वजीर आजम इंटरवीन करते हैं। और अगर करप्शन की बातें थी, जो दोनों डटे हुए थे कि खाया है, गलत इस्तेमाल किया, ओहदों का नाजायज इस्तेमाल है, तो वो कभी उसको हम देखते हैं कि पसू नहीं किया जाता। यानी कि आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा है ना, नोबडी केयर्स, उसको पसू नहीं किया जाता, दोस्ती यारी हो जाती है। एक बार फिर आप देख रहे हैं कि फिर चौधरी निसार साहब ने कहा है कि भाई ये ने बड़े फायदे उठाए हैं।
اب وہ فائدے اب ایک دفعہ پھر مکمکا ہو جائے گا سر, ادھر تو اسی طرح ہوتا ہے, پھر پرائم منسٹر انٹروین کریں گے, بات ختم ہو جائے گی. مجھے بتائیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے سر کہ آدھا سچ بولا جائے ہمیشہ؟ ان دونوں پارٹیوں کی پچھلے 40 سال کی ایک تاریخ ہے, اور دونوں نے 3 دفعہ یہ دونوں پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اب تک پیپلز پارٹی کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ مسلم لیگ این کے بڑے بڑے جو کیسز تھے کرپشن کے, اس کے اوپر کسی کو کیا سزا ہوئی. یہاں پہ اب پچھلے 3 سال سے مرکز کے اندر ان کی حکومت ہے. ایک لیجسلیشن جو تھی اکاؤنٹیبلٹی بل, پچھلے 5 سال تک پارلیمنٹ کے اندر رہا. پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ لیتی رہی کہ ہم نے ریکارڈ قانون سازی کی ہے پچھلی اسمبلی کے اندر, ہم نے فلاں ایوارڈ کیا ہے, نیشنل فائننس کمیشن کیا ہے, 18ویں ترمیم کی ہے, صوبوں کو بااختیار بنایا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی بل کے لیے ان کی درجنوں میٹنگیں ہوئیں, لیکن بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پورا ٹینیور مکمل ہو گیا, لیکن احتساب کے اوپر وہ قانون سازی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکی. ہمارا اب بھی یہی موقف ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے جرائم کے اوپر پردہ ڈالتی ہیں. سر ایک وقفہ لے لوں میں جلدی سے. آج خدا صاحب نے بھی یہ کہا کہ گندگی سے صاف نہیں ہو سکتی, مگر ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم بھی نہیں سنیں گے تو سپریم کورٹ جاؤں گا. پلیز جائیے کیونکہ یہ پبلک منی ہے, پبلک کٹی سے استعمال ہوتے ہیں پیسے, اور فوائد لیے جاتے ہیں نودوں کے اوپر بیٹھ کے, جس کو ایکسپوز ہونا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے جاننے کے لیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد آ کے جو یہ بل پاس کیا ہے نیب کے اختیارات کم کرنے کے حوالے سے, اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اگر یہ مکمکا نہیں ہے, ایک گریٹر لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے, یا اس کی جگہ مساک جمہوریت میں کہاں ہے, وہ مساک جمہوریت جس کا بھارا آج جنازہ بڑی دھوم سے چودھری نثار صاحب نے نکالا ہے. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. مجھے جنرل صاحب بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ بندوق کی جنگ جیت جائیں اور نفسیاتی جنگ ہم ہار رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب اخذ کیا جائے کہ جو 20 نکات میں سے فوج نے کرنا تھا وہ والے حصے ہم جیت رہے ہیں, اور جو انٹیریئر منسٹری کی ذمہ داری تھی, سول گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, وہ ہم ہار رہے ہیں؟ بندوق کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ نفسیات سے ہے. اگر آپ کی نفسیات میں طاقت ہوگی تو آپ بندوق کو صحیح استعمال کر سکیں گے. اب آپ کا نیشنل ایکشن پلان جو ہے, اس کے 3 رخ آپ اس کو دیکھ لیں. ایک تو جو ہے اس کا فزیکل آپریشن کا رخ ہے, اور وہ نیشنل ایکشن پلان سے پہلے ضرب اسب چلا ہوا تھا. اس کے بعد جب آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں تو باقی تو آپ نے جو اریسٹ کی ہیں, لاؤڈ اسپیکر, ہیٹ اسپیچز یا کاؤنٹر ٹیررزم فورسز جو ریز کی ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو 2 چیزیں ہم نے کرنی تھیں, ایک تو تھا جو آپ نے نیکٹا کو ایکٹیویٹ کرنا تھا, جو آج تو آپ جنگ لڑ رہے ہیں, آپ آج سے 5 سال یا 10 سال بعد کا سوچئے کہ جو دنیا میں جو خطرات پیدا ہو رہے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن, ان کی ریلیونس, ان کے انالیسز, ان کی کلیکشن, ان کی کولیکشن جو ہے وہ ایک فعال انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے ہو سکتی ہے, جو فیڈرل اور پروونشل کی پارٹیسپیشن ہو. تو آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر کتنا کام کیا گیا یا کتنا ہوا. اچھا سر, اب ایک اور دیکھیے نا, اس کے ساتھ اہم نقطہ بریگیڈیئر صاحب یہ بھی ہے کہ ابھی کل کہا چیف عوامی اسٹاف نے کہ کراچی میں امن لانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. کراچی کے اندر ایک جو ایگزسٹڈ ایک موقف رہا ہے, اسٹینڈنگ پوزیشن یہ رہی ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کی کہ ایک نیکسس ہے سیاست کا اور کرائم کا ادھر, اس کو ختم کرنا ہے. یہ جنرل صاحب بھی کہہ چکے ہیں چند مہینے پہلے. سو اب یہ بتائیے گا سر کہ اب جو نیا نیب کے صوبوں میں اختیارات محدود کرنے کا بل منظور کیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے, اور اگین کیپ ان مائنڈ یہ والی عسکری قیادت جو ہے اس کے پاس بھی 8-9 مہینے رہ گئے ہیں, تو اب نیا بل لاتے نیا وہ صوبائی لیول پہ اکاؤنٹیبلٹی بیوروز کو متحرک کرتے جو ٹائم لگے گا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کے عزائم سے کلیش کرے گا؟ یہ کر رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے سندھ اسمبلی میں بھی ایک بل آیا ہے جو کرمنل وہ جو کیسز وڈرا کرنے کا بل ہے, اور آج وہ تمام چیزوں کے جب یہ کچھ ہو رہا تھا, لڑائی آپس میں چلی تھی, تو مولانا بخش چانڈیوں کا بھی ایک بیان تھا کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے, یعنی ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں, یہاں پہ پارٹیاں شروع کر رہے ہیں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے, یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں وہ بنیادی طور پہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ایک تو آپ جو کرپشن کا نیکسس بن رہا ہے, بہت ساری چیزیں اس کو توڑ دیں, نہ کسی کو پکڑیں, نہ کسی سے سوال کریں, نہ کسی کو آگے لے کے جائیں. اور دوسرا نیب کی جو کاروائیاں تھیں جس کے ذریعے آپ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے تھے, اور جس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اور باقی صوبوں میں جیسے پنجاب میں, یہ باقی صوبوں میں یا فیڈرل میں بہت سارے کیسز ایسی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, تو ان کا دائرہ اختیار اس کی طرف بھی لے کے جائیں. تو جب سینٹ میں ایک چیز دونوں کی مرضی سے پاس ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے کہ آپ ایشوز کو جو ٹیکل کریں, کرپشن کو ٹیکل کریں, جو آپ کے پٹ فالز آ رہے ہیں سسٹم میں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں.
जी शर्मिला साहिबा, बताइएगा कि क्या इस नेक्सस की मौजूदगी में कुछ सियासी जमातों की बका है? देखिए महर, पहली बात तो ये बड़ी वाज़े तौर पे हमें आया नज़र आती है कि अगर हम आपस की एक तलखियों में पड़े रहेंगे तो हम जो होलिस्टिकली जो लार्जर पिक्चर है जिसमें हम सब ने ये जंग लड़नी है, हम सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है, हम ये जंग नहीं जीत सकेंगे। अब बात की जा रही है कि जी हम ये साइकोलॉजिकल वॉर हम हार रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, वज़ीर दाखिला क्या समझते हैं कि मौलाना अजीज़ की तकरीर जुमे को जो वो करते हैं उस खुतबे के दौरान मोबाइल फ़ोन्स को सस्पेंड करने से क्या वो ये नफ्सियाती जंग जीत जाएंगे? क्या आपने फाटा रिफॉर्म्स किए? क्या आपने जुडिशल रिफॉर्म्स किए? क्या आपने हेट स्पीच को कर्ब किया? क्या आपने सोशल मीडिया को रेगुलेट किया? क्या आपने मदारसों को आपने रजिस्टर किया? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो नेशनल एक्शन प्लान की रूह हैं। सिर्फ पहले 2 नकात मिलिट्स बना देना और फांसी पे लोगों को टांग देने से ये मसला हल नहीं होगा, ये उनको समझ नहीं आता है। बात ये है कि इस वक्त आपने एक नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी दी थी, ये मेरे ख्याल है कोई 25 फरवरी 2014 की बात है। आप मुझे बताइए आज हम 2016 की जनवरी के एंड में खड़े हुए हैं, उस नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर क्या काम हुआ है? इट्स अ स्टिल बॉर्न बेबी। आप ये बताइए कि क्या वजीर दाखिला जब भी आते हैं 2.5 घंटे की 3-3 घंटे की तकरीरें वो असेंबली में करते हैं, 2.5-3 घंटे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसका कंटेंट आप निकाल के देख लें, उनके मनसब से क्या वो मैच करता है? क्या मुल्क के वजीर दाखिला ने आज तक कोई काम की बात की है? सिर्फ हम आप लोग ये बात समझते हैं ना कि रेगुलेशन एनजीओ उससे आगे भी तो दुनिया है। देखिए आप सवाल उठा रही हैं महर साहिबा, मैं सवाल उठा रही हूं, आपके दूसरे लोग सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों का जवाब कौन देगा? इन सवालों का जवाब वजीर दाखिला ने देना है इस मुल्क के, आप और मैं नहीं दे सकते। आप और मैं बैठ के डिबेट कर सकते हैं। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। तारिक फजल चौधरी साहब, जी तारिक फजल चौधरी साहब, भारा वो उस रूह की बात कर रही हैं जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है नेशनल एक्शन प्लान की, जिसके ऊपर अब मैं उसके ऊपर नहीं आऊँगी, वक्त की किल्लत बड़ी है। सर मुझे आप ये बता दीजिए कि ये आप क्या सोच के आप लोगों ने ये बिल पास कराया है जी कि नैब के इख्तियारात महदूद हो जाएं? देखें, गुजारिश है जी कि मैं सबसे पहले शर्मिला साहिबा जो बात कर रही हैं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि इतने मुफीद मशवरे जो आप हमें दे रही हैं और बड़े मुफीद हैं, बड़ी कारामद हैं, ये आप अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं आपने दिए? और इस वक्त भी सिंध में आपकी हुकूमत चल रही है, वो मेरा ख्याल है कि मरकज से ज्यादा मसाइल का शिकार है और उसके ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं, अगर नेशनल एक्शन प्लान की कहीं अमल दरामद नजर आ रही है तो वो सिंध में ही नजर आ रही है। तो बराए मेहरबानी आप देखिए ना, आप इन्हीं इल्जामात में रह जाएंगे मेरे मोहतरम मेहमानों। आप देखिए आप ये बातें करते रह जाएंगे और मैं फिर कहती हूँ कि दूध उस तरफ से क्या पैगाम आ रहा है? सर आप ये जो कायमा कमेटी ने बिल पास किया है, वजीर आजम जमहूरियत, ये आप इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? है और हमारे इस बात की इससे तस्दीक होती है कि दोनों बड़ी पार्टियां आपस में लूरा कुश्ती कर रही हैं, इनका मुकमका है, एक दूसरे के जराइम पर पर्दा डाल रहे हैं। इन्होंने इस कौम के, इस मुल्क के 40 साल गुज़श्ता ज़ाया किए हैं। गवर्नेंस के एतबार से दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं ये दोनों पार्टियां। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का। और एंड में सिर्फ इतना ही ऐड है कि जुडिशल कमीशन या एक इंक्वायरी और एक संजीदगी से प्रोब 4 सद्दा अटैक में, APS अटैक के अंदर, ये कौम का तकाजा है, ये कौम की डिमांड है। क्योंकि जब तक हम ये प्रोब्स नहीं करेंगे वो लूप होल्स जो हैं या वो गलतियां कोताहियां जो हैं वो एक्सपोज नहीं होंगी, कि वो रिपीट ना हो सकें। इंस्टीट्यूशनल करेक्टनेस हम ला सकें, दुरुस्तगी ला सकें इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अपने SOPs के अंदर। और जब तक ये नहीं होगा, भारा ये सवाल और ये हकीकत अपनी जगह मौजूद रहेगी कि भारत में पठानकोट में अटैक हो तो 24 घंटे में इधर इंक्वायरी शुरू हो जाती है। हमारे मुल्क में मासूम जनाजे उठें, इंक्वायरी नहीं होती, जुडिशल कमीशन नहीं बनती, होती है तो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग होती है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।